ओके, स्क्रीन क्लियर है? हाँ सर। यस सर, विजिबल। Okay. So before starting first lecture of design and analysis of algorithms, firstly we will look the syllabus, what we are going to cover in this lecture and the whole syllabus. So first we will discuss MC semester 5. This is your syllabus. आपको इस सिलेबस की डिटेल के लिए आपको स्टार्टिंग में जो नॉलेज होना चाहिए, प्री रिक्विसाइट्स नॉलेज, वो एक किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्पेशली सी लैंग्वेज का आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए एंड यू शुड नो सम बेसिक डिटेल्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। यदि आपको ये कंटेंट क्लियर है, सी और डेटा स्ट्रक्चर यदि आपको अच्छे से आती हो, सो आप इस कोर्स की डेप्थ को अच्छे से समझ सकते हो। कोर्स कंटेंट की अगर बात करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट 6 है। जो बुक आपको प्रिफर करनी है वो है पराग एच दवे, हिमांशु बी दवे। टेक्स्ट बुक आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको गूगल से सर्च करनी है। ओके, सो कोर्स कंटेंट की अगर बात करें तो यूनिट 1 में हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम, हमें बेसिक समझना है कि एल्गोरिथम क्या होती है, डिज़ाइन कैसे होती है, अगर कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक प्रोग्राम अगर कोई डिज़ाइन करता है तो उसे हम क्या कॉल करेंगे, किसी भी एल्गोरिथम के डिज़ाइन होने के बाद उसका एनालिसिस क्या होगा, हम एनालिसिस क्यों करें किसी भी एल्गोरिथम को, इससे क्या फ़ायदा है, इसके क्या एडवांटेज है, कोई फास्ट एल्गोरिथम कैसी होती है, कोई स्लो एल्गोरिथम कैसे होती है, उसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल पता चलेगा। किस किस पैरामीटर के बेस पर हम किसी एल्गोरिथम को एनालाइज कर सकते हैं, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यूनिट 1 में आपको बेसिक पता चलेगा कि सब्जेक्ट का नाम ऐसा क्यों है, हम इस सब्जेक्ट में क्या स्टडी करने वाले हैं, क्या डिज़ाइन करने वाले हैं, वो स्लो है या फास्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इटरेटिव एल्गोरिथम्स। कुछ ऐसी एल्गोरिथम्स है जो इटरेटिव होती है, जैसे आप लूप चलाते हो वैसे कुछ एल्गोरिथम भी होती है जो इटरेटिव तरीके की होती है। इफ़िशियंसी ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की इफ़िशियंसी को कैसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। एक ही टास्क को करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, उसको हम एल्गोरिथम के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे यदि हमें 2 नंबर का यदि हमें सम करना हो तो उसके लिए हमारे पास बहुत अलग अलग लॉजिक है, अलग अलग तरीके से हम उसके एल्गोरिथम डिज़ाइन कर सकते हैं। और एक बार जब हमारे पास एल्गोरिथम डिज़ाइन हो जाती है तो उसके बाद हम उसका प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट जो भी हम एल्गोरिथम लिखें वो कितनी इफ़िशिएंट है, वो कितना टाइम लेती है, वो कितना स्पेस लेती है, दैट इज़ मोर कंसर्न अबाउट डा। केवल एल्गोरिथम को लिखना और टास्क को सॉल्व करना इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेट मी क्लियर फर्स्ट, किसी भी प्रोग्राम का लिखना या किसी भी एल्गोरिथम का लिखना इस सिलेबस का या इस सब्जेक्ट का कंसर्न नहीं है। हमारे डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एक एफिशिएंट एल्गोरिथम डिज़ाइन करना जो कम से कम सीपीयू के रिसोर्स ले, सीपीयू की क्लॉक पल्स कम से कम ले और प्राइमरी मेमोरी में लोकेशन भी कम से कम ले। सो अगर आप ऐसे एल्गोरिथम डिज़ाइन करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो आप कह सकते हो आप एक एफिशिएंट एल्गोरिथम डिज़ाइनर हो। तो इफ़िशियंसी को हम कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी सारे पैरामीटर पे भी काम करेंगे, तो स्पेशली उसमें टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे हम लोग बात करेंगे। एस्टिमेट करेंगे कितना एग्जीक्यूशन टाइम उसमें रहता है, किसी भी एल्गोरिथम को सॉल्व करने में कितना स्पेसिफिक टाइम लगने वाला है। ऑर्डर नोटेशन में बिग ओ नोटेशन, थीटा नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, स्मॉल ओमेगा नोटेशन, अलग अलग तरह के नोटेशंस हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। ये नोटेशंस
ये बताते हैं कि कोई भी एल्गोरिथम को कितना मैक्सिमम टाइम ले सकता है या कोई एल्गोरिथम कितना लेस टाइम ले सकती है। तो कम से कम टाइम क्या होगा और वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, इसका पूरा एक एनालिटिकल व्यू हमें इस नोटेशन से पता चलेगा। और फिर कुछ एल्गोरिथम की स्ट्रेटजीज हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारी यूनिट फर्स्ट फिनिश होगी। फिर जैसे यूनिट स्टार्ट होगी मैं आपको क्लियर करूंगा कि किस तरह से यूनिट 2 में डिवाइड एंड कॉन्क्योर स्ट्रेटजी बनेगी। यूनिट 3 हमारी ग्रीडी मेथड है। यूनिट 4 हमारी डायनेमिक प्रोग्रामिंग है। यूनिट 5 में हम बैक ट्रैकिंग सीखेंगे, ब्रांच एंड बाउंड एल्गोरिथम्स कैसे वर्क करती है, दैट वी विल नो। एंड देन यूनिट 6 में कुछ अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कुछ क्लासेस बना दी गई है। कुछ डिटर्मिनिस्टिक क्लास है, कुछ नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, कुछ एन के रेशो में काम करेगी, कुछ एक्सपोनेंशियल रेशो में काम करेगी। जैसे किसी एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए हमें 2 मिलीसेकंड लगा है, तो किसी दूसरी एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए हमें 2 की पावर 2 मिलीसेकंड भी लग सकता है। तो कुछ एन रेशो में काम करेगी और कुछ एक्सपोनेंशियल रेशो में काम करेगी। उसके बारे में अलग अलग 2 क्लास है, एन पी और पी, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। यूनिट 6 का ये कंटेंट है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि इस सिलेबस में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इस सिलेबस में हम लोग एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करने वाले हैं और उस एल्गोरिथम जो डिज़ाइन होगी वो काफ़ी इफ़िशिएंट होगी। तो हम वो तरीके सीखेंगे कि किसी भी एल्गोरिथम को हम इफ़िशिएंटली कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। तो हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा आपको माइंड में रखना है कि केवल किसी भी टास्क के लिए एल्गोरिथम बनाना इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमें उसको इफ़िशिएंट बनाना है। कम से कम समय में वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए और कम से कम स्पेस में वो मेमोरी लेनी चाहिए और कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। आप उसके कॉन्सेप्ट को, जिसके लिए आपने एल्गोरिथम डिज़ाइन की है, उस कॉन्सेप्ट को आप पेन और पेपर से समझा पाओ, उसके हर एक स्टेटमेंट को आप समझा पाओ। ऐसी एल्गोरिथम आपको डिज़ाइन करना है, तभी वो इफ़िशिएंट एल्गोरिथम मानी जाएगी। वरना यदि आपने 2 नंबर को ऐड करने का एक छोटा सा जो प्रोग्राम है जो सम इक्वल टू a+b से सॉल्व हो सकता था, आपने बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम लगा दी, जिसके कारण उसने बहुत ज़्यादा सीपीयू का टाइम ले लिया एग्जीक्यूशन में, काफ़ी सारी मेमोरी ले ली। सो वो इफ़िशिएंट एल्गोरिथम नहीं मानी जाएगी उस सम के प्रोग्राम की। तो जितना इजी टू अंडरस्टैंड आप एल्गोरिथम को डिज़ाइन कर पाओ, जितना इफ़ेक्टिवली उस एल्गोरिथम को डिज़ाइन कर पाओ, क्योंकि एल्गोरिथम जितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, प्रोग्राम उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्स करेगा। और ये ध्यान रखना है कि एल्गोरिथम में हमेशा इनपुट होने चाहिए और एल्गोरिथम में मिनिमम एक आउटपुट होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट 1। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम, राइट। So main goal of design and analysis, जो हमारा मेन गोल है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। The main goal of design and analysis of algorithm is design a fast algorithm। हम लोग चाहते हैं एक फास्ट एल्गोरिथम को डिज़ाइन करना, इसलिए ये सिलेबस है, इसलिए ये सब्जेक्ट है। इसके जो प्री रिक्विसाइट्स है कि आपको बेसिक डिटेल क्या क्या होनी चाहिए इस सब्जेक्ट को अच्छे से समझने के लिए। यू शुड नो ऑफ प्रोग्रामिंग,
you should know a little bit about data structure and little bit knowledge of discrete मैथमेटिक्स। तो ये इसके प्री रिक्विसाइट्स है, आपको एक बेसिक प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। सिंपल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है, लूपिंग स्ट्रक्चर, कंडीशनल स्टेटमेंट, ये आपको थोड़ा बेसिक क्लियर होना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर का नॉलेज होना चाहिए और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको ये क्लियर है तो आप डा की डेप्थ में जा सकते हो। जितना डेप्थ में आप समझ पाओ उतना आपको इजी पड़ेगा। अप्रोच की अगर बात करें, वो मैक्सिमम रहेगा एनालिटिकल। हम एक ऐसा मॉडल डिज़ाइन करेंगे लाइक मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर किसी भी टास्क को कैसे करता है, कैसे फास्ट या स्लो करता है, उसका क्या मैथमेटिकल मॉडल है, सब कुछ, क्योंकि एल्गोरिथम पे ही काम होता है। प्रोग्राम बनने से पहले एल्गोरिथम ही डिज़ाइन होती है और उस एल्गोरिथम के बेस पर जो प्रोग्राम तैयार होता है वो सही होगा। मतलब यदि एल्गोरिथम परफेक्ट है तो प्रोग्राम परफेक्ट होना ही है। सो हमारी अप्रोच रहेगी कि हम इसको एनालिटिकल वे में आगे बढ़ेंगे। ये कोई, इसका कोई न्यूमेरिकल इस तरह से नहीं होगा जैसे आप मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल करते हो। आपकी अप्रोच एक एनालिटिकल होनी चाहिए। आप उसको समझ पाओ, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को समझ पाओ, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझ पाओ, सीपीयू की क्लॉक पल्स को आप समझ पाओ। तो आपको जो समझना है वो आपका एनालिटिकल व्यू रहता है और इसके थ्रू आप ऐसी अप्रोच यूज़ करोगे जिससे कि एक मैथमेटिकल मॉडल कंप्यूटर का माइंड सेट बना सकते हो कि कंप्यूटर किस मैथमेटिकल मॉडल पे काम करता होगा। स्टडी ऑफ एल्गोरिथम ऑन दिस मॉडल। और जो भी आप मैथमेटिकल मॉडल डिज़ाइन करोगे उस मैथमेटिकल मॉडल में आपको उसकी स्टडी करना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो भी आपने एल्गोरिथम डिज़ाइन की है। थोड़ा बहुत आपको रीज़न के बारे में पता करना है, रीज़न अबाउट एल्गोरिथम, कि आपने जो वो एल्गोरिथम डिज़ाइन की है वो एल्गोरिथम क्यों इस तरह की डिज़ाइन हुई है, उससे क्या बेनिफिट हुआ है। साथ ही साथ उसके कुछ प्रूफ कि वो एल्गोरिथम सही है या नहीं, किस फैक्ट पे वो एल्गोरिथम बनी है, एंड सम लिटिल बिट नॉलेज अबाउट टाइम टेकन। वो एल्गोरिथम कितना टाइम लेती है, नॉट एग्जैक्टली, बट आप एक मोटा मोटा एनालिसिस आपको करते आना चाहिए कि कोई भी एल्गोरिथम कितना समय लेती है। नाउ ओवरव्यू ऑफ द कोर्स। बेसिक फ्रेमवर्क, फास्ट एल्गोरिथम क्या होती है ये हमें इस कोर्स से पता चलेगा। टेक्निक्स फॉर फास्ट एल्गोरिथम,
ऐसी क्या टेक्निक्स है जिससे कोई भी एल्गोरिथम फास्ट हो सकती है, कौन कौन सी मेथड है, या किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हम एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे उसको और कितनी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमें पता चलेगा। इन शॉर्ट हम ये बात करें कि ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा किसी भी एल्गोरिथम के लिए, ग्राफ थ्योरी क्या होगी, उसकी जियोमेट्री क्या होगी, तो वो हमें यहाँ पे डिस्कशन करना है। स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि एल्गोरिथम और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। यदि हम एल्गोरिथम और प्रोग्राम में डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ तो हम ये बता सकते हैं कि जो एल्गोरिथम डिज़ाइन करता है उसे हम क्या कहेंगे, जो प्रोग्राम बनाता है उसे हम क्या कहेंगे। हमें पता है कि एल्गोरिथम क्या होती है। फर्स्ट यदि हम एल्गोरिथम को डिफाइन करना स्टार्ट करें, एल्गोरिथम होती क्या है, तो किसी भी एक टास्क का स्टेप बाय स्टेप रिप्रेजेंटेशन। यदि हम किसी भी एक रियल वर्ल्ड की कोई भी प्रॉब्लम लेते हैं, उस प्रॉब्लम को यदि हमें सॉल्व करना है तो हम कुछ स्टेप लिखने वाले हैं, एक ग्राफिकल वे में हम एक स्टेप लिखने वाले हैं, उसको बोला जाता है एल्गोरिथम। और उस स्टेप को जब हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो तैयार होगा उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। एल्गोरिथम हमेशा डिज़ाइन की जाती है और प्रोग्राम हमेशा इम्प्लीमेंट होते हैं। जब भी कोई एक्सपर्ट किसी एल्गोरिथम को डिज़ाइन करता है तो उसके पास उस पर्टिकुलर फील्ड का डोमेन का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। अगर उसके पास डोमेन का नॉलेज नहीं है तो वो एल्गोरिथम डिज़ाइन नहीं कर सकता। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि अगर आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट पे कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, उसके लिए कोई हार्ड कोड करना हो, तो इस कोडिंग करने से पहले आपको कुछ एल्गोरिथम बनानी होगी। आपको उस हॉस्पिटल के पूरे मैनेजमेंट को समझना होगा, उसके कितने डिपार्टमेंट होते हैं, उस डिपार्टमेंट में काम कैसे होता है। जब तक आप उस डोमेन को अच्छे से नहीं समझोगे, आप उसके लिए एल्गोरिथम डिज़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एल्गोरिथम एक एब्स्ट्रैक्ट वे होता है। क्या क्या टास्क होगी, क्या क्या स्टेप होगी, आप उसको वहाँ पे एक्सप्लेन करते हो। पर्सन शुड हैव अ डोमेन नॉलेज। और जब डोमेन नॉलेज हो जाता है उसके बाद वो एल्गोरिथम राइट कर सकता है, और डोमेन नॉलेज होने के बाद एल्गोरिथम लिखी जाएगी, और उस एल्गोरिथम के बेस पर कोई भी एक्सपर्ट किसी भी एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके उसको प्रोग्रामर उसको प्रोग्रामिंग करेगा। तो जो ये काम करेगा वो कहलाएगा प्रोग्रामर। थर्ड इसका डिफरेंशिएशन अगर देखा जाए कि एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए हमें कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती ज़्यादा, हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें एक सिंपल लैंग्वेज चाहिए, किसी भी लैंग्वेज से हम एल्गोरिथम को डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कोडिंग नहीं करते हैं, यहाँ पर हम केवल उसकी प्रोसेस बताते हैं कि कोई भी टास्क किस तरह से होगा। यहाँ पर एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए हमें कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली आप नोटेशंस यूज़ कर सकते हो, लैंग्वेज में इंग्लिश यूज़ कर सकते हो, हिंदी यूज़ कर सकते हो, गुजराती यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको कोडिंग नहीं करना है, तो यहाँ पर लैंग्वेज डिपेंडेंसी नहीं है। एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए हम किसी भी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, बट प्रोग्रामर को डिज़ाइन करने के लिए हमें किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प लेनी पड़ती है। उसके सिंटेक्स फॉलो करने होंगे, उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो तरीका है काम करने का, सिंटेक्स, वो सभी आपको समझते हुए आपको
प्रोग्राम बनाना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके। सो एल्गोरिथम की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, इट कैन बी राइट बाय यूजिंग एनी लैंग्वेज, बट प्रोग्राम हैविंग इट्स ओन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके ही आप प्रोग्राम बनाते हो। नो डिपेंडेंसी ऑन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न अबाउट एल्गोरिथम, कि जब आप एल्गोरिथम को डिज़ाइन करते हो तो आप किसी भी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ जब आप डिज़ाइन करते हो या किसी भी लैंग्वेज से जब आप एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हो, लिखते हो, तब यहाँ पर आप सोचते नहीं हो कि इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होगा, क्योंकि वो उसके कंपेटेबल नहीं होती। जब आप एल्गोरिथम को किसी भी पेन पेपर पे लिखते हो, तब आप ये नहीं सोचते हो कि वो किस हार्डवेयर पर रन होगी, क्योंकि उस समय आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। तो किसी भी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब आप एल्गोरिथम बनाएं, तब आप बनाते समय इस बात पे कंसर्न ना करें कि इसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होगा। ये प्रोग्रामर का आउटलुक है। ये प्रोग्रामर समझेगा कि इस तरह के टास्क को सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिथम बनी है, वो एल्गोरिथम के लिए स्पेसिफिक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या होगी। सो प्रोग्राम हमेशा डिपेंडेंट होते हैं किसी भी हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिसको हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं। प्लेटफॉर्म, किसी भी प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म दो चीज़ों से मिलकर बनता है, हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर में हम प्रोसेसर को लेते हैं, मदरबोर्ड में जो इक्विपमेंट है वो इसके हार्डवेयर बनते हैं, बट मेनली जो प्लेटफॉर्म है जिस पर वो प्रोग्राम रन होता है, वो होता है उसका प्रोसेसर और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम का आपस में कंपेटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। ये दोनों ही मिलकर प्लेटफॉर्म बनाते हैं, और इस प्लेटफॉर्म पर ही कौन सी एप्लीकेशन चलेगी, कौन सा प्रोग्राम रन होगा, ये इस पर डिपेंडेंट होता है। सो प्रोग्राम हमेशा हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के डिपेंडेंट रहेगा, बट एल्गोरिथम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट नहीं होती है। फिफ्थ, अगर हम डिफरेंस देखें एल्गोरिथम और प्रोग्राम में, सो एल्गोरिथम को आप हमेशा एनालाइज करते हो। आप किसी भी रियल वर्ल्ड की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप उसमें एनालिसिस करते हो कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बट जब आप प्रोग्राम को करते हो तो उसके लिए आप टेस्टिंग करते हो। ऐसे बहुत सारे कंपनी में टेस्टिंग टूल्स होते हैं, जिसमें अगर हम किसी भी प्रोसीजर को रखें या किसी भी सब रूटीन्स को रखें, फंक्शन को रखें, तो एक एक मॉड्यूल वाइज टेस्टिंग पॉसिबल है। आप एक एंटायर प्रोग्राम भी कंप्लीटली टेस्ट कर सकते हो। ऐसे ऐसे टूल्स अवेलेबल होते हैं कंपनी के पास। तो एल्गोरिथम हमेशा एनालाइज होती है। एनालाइज में हम बहुत सारे पैरामीटर पे काम करते हैं, जैसे उस एल्गोरिथम को जो आपने डिज़ाइन किया है उसमें टोटल कितने इंस्ट्रक्शंस है, हर इंस्ट्रक्शन कितने यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है, टोटल यदि लूप लगा हुआ है तो लूप कितने बार चलता है। ऐसा तो नहीं है कि आपने एन टाइम के लिए लूप चला दिया हो। जैसे नॉर्मली आप जब लिखते हो तो वाइल वन लिख देते हो, तो वन का मतलब होता है कि कंटिन्यूस चलना इनफाइनाइट टाइम के लिए। तो हमेशा प्रोग्रामर को ये सजेस्ट किया जाता है या एल्गोरिथम डिज़ाइनर को ये सजेस्ट किया जाता है कि आप इस तरह के एल्गोरिथम कभी भी ना लिखें जो किसी भी इटरेटिव फॉर्मेट में हो और जो इनफाइनाइट लूप में चले। तो ये एनालाइज करने का तरीका होता है किसी भी एल्गोरिथम को उसके टाइम के बारे में एनालिसिस करना, उसके स्पेस के बारे में एनालिसिस करना, उसके सीपीयू क्लॉक पल्स के बारे में एनालिसिस करना, उसने कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, ये सब उसके एनालिसिस का पैरामीटर बनेगा। और जब एक प्रोग्राम टेस्टिंग होगा तो टेस्टिंग टूल्स के थ्रू उसके प्रोग्राम के जितने भी मॉड्यूल्स हैं, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स की टेस्टिंग पॉसिबल होती है। तो यहाँ पर आपको एल्गोरिथम में और प्रोग्राम में डिफरेंस क्लियर होगा कि एल्गोरिथम को डिज़ाइन किया जाता है, प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने के लिए डोमेन का नॉलेज होना ज़रूरी है। डोमेन यहाँ पर कोई भी एक स्पेसिफिक फील्ड हो सकती है जिसको आप सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम डिज़ाइन कर रहे हो। वो एक स्कूल मैनेजमेंट हो सकता है, एक कॉलेज मैनेजमेंट हो सकता है, या एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो सकता है, एक कोचिंग सेंटर मैनेजमेंट हो सकता है, कोई रियल इस्टेट का कोई प्रोजेक्ट हो सकता है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर रीजन के लिए जब आप किसी एल्गोरिथम पे काम करते हो तो उसका
डोमेन नॉलेज आपके पास होना चाहिए। प्रोग्राम को कोई एक प्रोग्रामर डिज़ाइन करेगा, एक प्रोग्रामर बनाएगा। एल्गोरिथम को लिखने के लिए कोई लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये किसी भी लैंग्वेज से लिखी जा सकती है, सिंपल पेन पेपर पे भी हो सकता है। बट आप प्रोग्राम को लिखने के लिए आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर जो भी एल्गोरिथम डिज़ाइन होती है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंसी नहीं रखती है, जबकि जब उस एल्गोरिथम के थ्रू जो प्रोग्राम डिज़ाइन होता है उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंसी होती है। प्रोग्राम जो बना हुआ है वो किस हार्डवेयर पर बना है, कहाँ चलेगा, किस ओएस पर चलेगा, ये प्रोग्राम पे डिपेंड करता है। एल्गोरिथम हमेशा एनालाइज की जाती है और प्रोग्राम हमेशा टेस्ट किए जाते हैं। इसके लिए एनालाइज के लिए कुछ टूल्स अवेलेबल हैं और प्रोग्राम की टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग टूल्स अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू हम प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हैं। इसी बेस पर एल्गोरिथम को प्रायोरी एनालिसिस भी किया जाता है और पोस्टेरियरी एनालिसिस भी किया जाता है। तो एल्गोरिथम के लिए जो प्रायोरी एनालिसिस है उसमें हम एल्गोरिथम की टेस्ट एनालिसिस करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। इसमें लैंग्वेज का कोई डिपेंडेंसी नहीं होता है, किसी भी लैंग्वेज के बेस पर प्रायोरी एनालिसिस हो सकता है। हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होता है, टाइम एंड स्पेस फंक्शन गिवन होते हैं जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि किसी भी एल्गोरिथम को कितना समय लगा सॉल्व होने में और कितना स्पेस उसने कंज्यूम किया। पोस्टररी टेस्टिंग में हम प्रोग्राम को एज ए एग्जाम्पल मानते हैं और ये जो प्रोग्राम है वो लैंग्वेज डिपेंडेंट होते हैं, हार्डवेयर डिपेंडेंट होते हैं और इसमें हम टाइम को देख सकते हैं कितने बाइट में उसने एग्जीक्यूशन कंप्लीट किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम। एक इफेक्टिव एल्गोरिथम में क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, दैट वी विल डिस्कस हियर। फर्स्ट, इनपुट की अगर बात करें, जीरो और मोर इनपुट शुड बी देयर, एटलीस्ट जीरो और मोर इनपुट शुड बी देयर। आप ऐसे एल्गोरिथम डिज़ाइन करें जिसमें इनपुट होना जरूरी होता है, आउटपुट देयर शुड बी सम रिजल्ट डेफिनेटली, मतलब मिनिमम एक आउटपुट आना जरूरी होता है। अगर आपके एल्गोरिथम का कुछ आउटपुट ही नहीं आता है तो वो इफेक्टिव एल्गोरिथम नहीं मानी जाती, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ पर्पस है उस एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने जो एल्गोरिथम डिज़ाइन की है वो एल्गोरिथम आंसर देना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अगर वो कोई भी एक रिस्पॉन्स नहीं निकाल पाती है, एक भी आउटपुट नहीं निकाल पाती है, तो वो इफेक्टिव एल्गोरिथम नहीं होगी। थर्ड होता है डेफिनिटनेस। आप एल्गोरिथम के जो भी स्टेटमेंट लिखे, एवरी स्टेटमेंट शुड बी अनएम्बिगुअस, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। अगर हम किसी भी वेरिएबल को स्वैप करना चाहें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एल्गोरिथम है टेम्प इक्वल टू ए, यहाँ पर आपको कोई एम्बिग्विटी नहीं आएगी, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा इस स्टेटमेंट में कि क्या हो रहा है। तो एल्गोरिथम की हर एक स्टेप में बड़ा क्लियर मैसेज होना चाहिए कि एक वेरिएबल ए है, जब ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ होगा तब इसको 2 बाइट की मेमोरी मिली होगी, उस 2 बाइट का मेमोरी का कोई एक नाम होगा, वो नाम है वेरिएबल ए। उस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको हम किसी टेम्प वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। राइट टू लेफ्ट, यहाँ पे डेटा का ट्रांसफ़र होता है। ये एक असाइनमेंट टाइप का स्टेटमेंट है, बी की वैल्यू ए पर ट्रांसफ़र हुई, टेम्प की वैल्यू बी पर ट्रांसफ़र हुई। तो आप जो भी एल्गोरिथम लिखें उसके हर एक स्टेटमेंट अनएम्बिगुअस होने चाहिए, किसी को भी देखकर ये समझ आ जाना चाहिए कि उस एल्गोरिथम में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हर एक स्टेटमेंट एल्गोरिथम का बहुत क्लियर होना चाहिए और समझ में आने वाला होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एंड करेक्ट, और आपको सही भी लिखना है। स्टेटमेंट शुड बी वेरी क्लियर,
जो भी आप स्टेटमेंट लिखें वो क्लियर होना चाहिए. ऑल स्टेटमेंट और वैल्यू शुड बी नोन, it should not be unknown, like negative value inside the under root. तो जो भी आप वैल्यू लिखे, जो भी स्टेटमेंट लिखे, उसकी जो वैल्यू लिख रहे हो वो सभी वैल्यू सही लिखनी चाहिए. कोई भी अननोन वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जैसे आप अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू लिख रहे हो. इस तरह के स्टेटमेंट का कोई आंसर नहीं होता है. और सभी स्टेटमेंट फिनिश भी होनी चाहिए. आप कोई ऐसा स्टेटमेंट यूज़ ना करें जो कि उसके डिफाइनेटनेस को फिनिश कर दे. मतलब इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए. इट शुड बी टर्मिनेट आफ्टर सम लाइन ऑफ स्टेटमेंट. आप ऐसा लूप कभी भी यूज़ ना करें जिसमें कि कंटिन्यूसली वो लूप चल रहा है इनफाइनाइट समय के लिए. तो आपको कोई भी ऐसा लूप यूज़ करना है जो किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद वो टर्मिनेट हो. इफ़ेक्टिवनेस की अगर बात करें तो इट शुड बी वेरी इफ़ेक्टिव. आपको डिज़ाइन करने के बाद ये सब चीज़ चेक करनी है. ये एनालिसिस का पार्ट होता है कि वो एल्गोरिथम इफ़ेक्टिव है या नहीं. सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गोरिथम में आपको इस सब पैरामीटर पे काम करना है. मिनिमम 0 या मोर देन 1 इनपुट हो सकते हैं. एटलीस्ट 1 आउटपुट होना ज़रूरी है. हर एक स्टेटमेंट अनएम्बिगुअस होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, सही लिखा हुआ होना चाहिए और नोन होना चाहिए. इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमेशा गलत एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं. फाइनाइटनेस होनी चाहिए. इसका मतलब कि आप कभी भी कोई भी लूप यूज़ करो तो उसको इनफाइनाइट के लिए नहीं चलाना है. कभी ना कभी उस लूप को टर्मिनेशन देना है और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक करना है. अगर इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती है, इसका मतलब है कि आप एक अच्छे एल्गोरिथम, एक बेस्ट एल्गोरिथम आप डिज़ाइन कर सकते हैं. एल्गोरिथम को लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं. अलग अलग लैंग्वेज के नोटेशंस को हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एल्गोरिथम है स्वैप, जिसमें 2 पैरामीटर ए और बी एज अ आर्गूमेंट रिसीव हो रहे हैं. वेरिएबल ए की वैल्यू हम टेम्प में ट्रांसफ़र करते हैं, वेरिएबल बी की वैल्यू ए में ट्रांसफ़र करते हैं और टेम्प की वैल्यू हमने बी में ट्रांसफ़र करी. इस तरह से एक हमने एल्गोरिथम तैयार की. इसी का दूसरा तरीका भी हो सकता है इस एल्गोरिथम को लिखने का. वो तरीका ये होगा कि आप बिगिन स्टेटमेंट को यूज़ करो, ए की वैल्यू को टेम्प में ट्रांसफ़र करो, बी की वैल्यू को ए में ट्रांसफ़र करो और फिर टेम्प की वैल्यू को बी में ट्रांसफ़र करो. और एल्गोरिथम यहाँ पे बिगिन हुई थी तो एल्गोरिथम एंड भी होना चाहिए. तो ये दूसरा तरीका है. आप अलग अलग नोटेशंस के साथ किसी भी एल्गोरिथम को लिख सकते हैं. तीसरा तरीका भी है एल्गोरिथम को लिखने का. आप इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं एल्गोरिथम. कोई एक स्वैप फंक्शन है, दो वैल्यू को आपस में स्वैप करेगा, ए और बी को आपस में रिप्लेस कर देगा वैल्यू. स्टार्ट किया आपने बिगिन से और यहाँ पर आपने ये नोटेशन यूज़ की. तो अलग अलग लैंग्वेज से नोटेशन को यूज़ करके, ये एक्चुअल में पास्कल की नोटेशन है. स्टार्टिंग में जब पास्कल से प्रोग्रामिंग की जाती थी तो पास्कल के नोटेशंस यहाँ पे एल्गोरिथम में देखने को मिलते थे, क्योंकि ये आगे चल के जो कोड डिज़ाइन होता था वो पास्कल लैंग्वेज से होता था. और भी तरीका है एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने का. आप ये देख सकते हो कि फिर से वही स्वैप फंक्शन, ए और बी 2 वेरिएबल है. अगेन बिगिन हुआ, स्टार्ट हुआ, ए की वैल्यू बी टेम्प में ट्रांसफ़र की, बी की वैल्यू ए में ट्रांसफ़र की और टेम्प की वैल्यू बी में ट्रांसफ़र की और इस तरह से एंड किया. It is not has specific pattern, we can use anyone as per our understanding. इसका कोई भी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है कि आप इसी पैटर्न में उसके एल्गोरिथम लिखो. तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपना पैटर्न बना सकते हो. बट ये बात ध्यान रखना होता है कि जो भी पैटर्न आप बनाएं वो अनएम्बिगुअस होने चाहिए. एल्गोरिथम मिनिमम 0 और कुछ इनपुट ले सकती है. आउटपुट हमेशा कुछ ना कुछ होना ज़रूरी है. हर एक स्टेटमेंट बड़ा क्लियर होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, सिंटैक्स एरर नहीं होनी चाहिए.
तो सिंटेक्स बहुत अच्छे से चाहिए, वेरिएबल गलत नहीं लिख, और लॉजिकली वो सही होना चाहिए। पैटर्न आप कोई भी यूज कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू एनालाइज एन एल्गोरिथम। हम एल्गोरिथम को एनालाइज कितने तरह से कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स है जिसको हम यूज़ करें ताकि हम एक अच्छे एनालाइज़र बन पाए। एल्गोरिथम को एनालाइज करने के लिए कौन कौन से टूल, कौन कौन से पैरामीटर है जिसके बेस पर हम किसी एल्गोरिथम को फास्ट या स्लो डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर होता है टाइम। आप जो भी एल्गोरिथम राइट करें पेन एंड पेपर के थ्रू, वो एल्गोरिथम कितना समय लेती है, उसमें टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने हैं। ब्रॉडली ऐसा देखा जाता है कि एक इंस्ट्रक्शन 1 यूनिट ऑफ टाइम लेती है, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। बट अगर वहीं पर आपने कोई फॉर लूप लिया हुआ है तो फॉर लूप में आपको ये चेक करना होता है कि वो कितने बार चल रहा है। टोटल नंबर ऑफ इटरेशंस से उसका टाइम कैलकुलेट होगा। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आगे चल के हम यही एनालिसिस करने वाले हैं कि कोई भी एल्गोरिथम जो डिज़ाइन, किसी एल्गोरिथम को जो डिज़ाइन किया हुआ है उसमें टोटल टाइम कितना है। सो टोटल टाइम टेकन बाय एल्गोरिथम इज कॉल्ड इट्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सेकंड पैरामीटर होता है जिसके बेस पर हम एल्गोरिथम को एनालाइज करने वाले हैं, वो है स्पेस। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है, या स्पेस एनालाइजिंग का मतलब होता है कि जो भी आपने एल्गोरिथम लिखी है उसमें जितने भी स्टेटमेंट हैं, मेनली आपने उसमें वेरिएबल्स कितने क्रिएट किए हैं, ऑब्जेक्ट कितने आपने क्रिएट किए हैं, और ऑब्जेक्ट की साइज़ कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स आपने क्रिएट कर दिए हैं, उन्होंने मेमोरी में साइज़ लिया है, बट उन ऑब्जेक्ट को आप कभी प्रोग्रामिंग में यूज़ ही नहीं कर रहे हो। कई बार मिस्टेकनली ऐसा होता है कि हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर तो कर देते हैं बट उनको यूज़ नहीं करते हैं। तो जैसे वेरिएबल डिक्लेयर हो जाता है वैसे ही उसको ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी एलोकेट हो जाती है, और उसका रजिस्ट्रेशन उस नाम से हो जाता है जो वेरिएबल का नाम होता है, और उसके टाइप से, टाइप के बेस पर उतनी मेमोरी उसको एलोकेट कर दी जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है एनालाइज करते समय कि कोई भी अगर एल्गोरिथम में आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं तो उन वेरिएबल का यूज़ होना ही चाहिए, और ऐसे वेरिएबल्स को आप डिलीट कर सकते हो, हटा सकते हो अपनी एल्गोरिथम से जिनका ओवरऑल एल्गोरिथम में कहीं भी यूज़ नहीं किया है। इस तरह से जब हम एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि टोटल एल्गोरिथम में हमारी कितने वेरिएबल यूज़ हुए, उन वेरिएबल की साइज़ क्या है, टोटल प्रोग्राम ने एल्गोरिथम ने कितना मेमोरी स्पेस कंज्यूम किया। तो इस तरह का जो एनालिसिस होता है वो कहलाता है स्पेस एनालिसिस या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो दूसरा पैरामीटर जिसके बेस पर हम किसी एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं दैट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस के बेस पर। तीसरा आता है नेटवर्क कंजप्शन। आजकल आप देख रहे हो कि बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी आने आने आ गई है, डेटा साइंस है, एआई है, वर्चुअल रियलिटी है। बड़ी स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो डेटा ट्रांसफ़र इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस नाउ डेज। आप इसी एप्लीकेशन की बात करो कि जो टीम माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर है, ये क्लाउड बेस पर चलता है। आप क्लाउड पे चलने के लिए कितने सारे यूज़र को साइमल्टेनियसली उसे मैनेज करना है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। इसके लिए डेटा ट्रांसफ़र की जो रेट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये समझना कि डेटा ट्रांसफ़र की रेट क्या है, वो नेटवर्क कितना कंजप्शन ले रहा है। कई विलेज में आज भी नेटवर्क नहीं है जिसके कारण बच्चे माइक्रोसॉफ्ट टीम को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो एल्गोरिथम को लिखते समय ये भी बात ध्यान रखना होता है कि वो नेटवर्क का कंजप्शन कितना करेगी, वो किस अमाउंट में डेटा को ट्रांसफ़र करेगी।
तो तीसरा जो पैरामीटर है एल्गोरिथम को एनालाइज करने का, वो होता है नेटवर्क कंजप्शन। आपको इसमें ये पता करना होता है, ये इस बात पे जोर देना होता है, एम्फेसाइज करना होता है कि ऐसे डेटा ट्रांसफ़र फास्ट से फास्ट हो, वो कैसे हो सकता है। ऐसा ना हो कि वो काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क को कंज्यूम कर रही हो। टास्क छोटी सी है बट वो नेटवर्क बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही है। सो हाउ मच डेटा ट्रांसफ़र इज़ डन, ये आपको देखना होता है। नेक्स्ट होता है पावर कंजप्शन। एल्गोरिथम जिस भी हार्डवेयर पे चलती है उसका पावर का कंजप्शन कितना है, वो कितना पावर कंज्यूम करती है, दैट इज़ ऑल्सो एसेंशियल पैरामीटर। सो हाउ मच पावर इज इट इज़ कंज्यूमिंग, ये भी हमें एनालाइज करना है। ये भी एक बेस्ड एल्गोरिथम का पैरामीटर हो सकता है कि वो कम से कम पावर कंज्यूम करे। फिफ्थ पैरामीटर होता है सीपीयू रजिस्टर्स। जब भी कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन होती है तो उसके अंदर कई सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं, कई तरह के ऑपरेशंस वहाँ पे डिक्लेयर होते हैं, कई तरह का प्रोसीजर काम करता है, कई तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कई तरह के सेगमेंट्स हो सकते हैं। अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट को अलग अलग रजिस्टर के साथ डील किया जाता है। केवल एक ही रजिस्टर से पूरी एल्गोरिथम के स्टेटमेंट चल जाएं ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का जब सब्जेक्ट था तब मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर कितने तरह से हो सकते हैं, सीपीयू इन रजिस्टर्स का यूज़ कहाँ करता है, कैसे करता है, किस तरह से स्टेटस मेंटेन किया जाता है। अगर सिंपली यदि हम बात करें कि 25 प्लस 52 का यदि हमें ऐड करना है तो इसका आंसर कितना आने वाला है, तो 77। बट 77 को मैनेज कैसे करना है, 25 किस रजिस्टर में जाएगा, 52 किस रजिस्टर में जाएगा, इसका जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है प्लस इसके लिए क्या कोड होगा, और इसका जो आंसर है वो 77 कैसे मैनेज होगा। क्योंकि रजिस्टर की साइज़ तो 16 बिट ही होती है। 77 अगर 16 बिट में रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है तो उसके बाद क्या, उसका सलूशन क्या। अगर कोई कैरी फ्लैग आ जाता है, रिमेनिंग बिट बन जाती है, तो उसका क्या। तो ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं जिनको मैनेज करने के लिए हम रजिस्टर को यूज़ करते हैं। सो कितने रजिस्टर उस एल्गोरिथम में यूज़ हुए हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनालिसिस। सो एक एल्गोरिथम को यदि हमें एनालिसिस करना है तो हमें बहुत सारे पैरामीटर पे काम करना होता है। टाइम और उसमें स्पेस उसमें से मेजर पैरामीटर है, जिसमें जिसको हम ओवरऑल एल्गोरिथम में एनालिसिस करने वाले हैं। पूरे हमारे सिलेबस में जितने भी टॉपिक आने वाले हैं, जो भी हम एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे उससे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे कि उस एल्गोरिथम ने कितना समय लिया और उस एल्गोरिथम को कितना स्पेस लगा। तो ये टाइम और स्पेस मेजर पैरामीटर है जिसके बेस पर हम एल्गोरिथम को एनालिसिस करते हैं। बाकी भी पैरामीटर टाइम टू टाइम यूज़ होते हैं। तो एक बेस्ड एल्गोरिथम तब मानी जाती है जब वो कम से कम टाइम ले, कम से कम स्पेस ले, कम से कम नेटवर्क कंजप्शन करे, कम से कम पावर कंजप्शन करे और सीपीयू रजिस्टर कम से कम यूज़ करें। यदि आप ऐसे एल्गोरिथम बनाने में यदि कैपेबल हो तो आप एक बेस्ट एल्गोरिथम डिज़ाइनर बन सकते हैं। ओके, कैसे एनालिसिस करना है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कोई भी एक एल्गोरिथम है उसका टाइम कैसे मेज़रमेंट होता है, टाइम फंक्शन क्या होता है, इसका ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है। तो ये एनालिसिस हम करना स्टार्ट करेंगे बाय टुमारो। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। डू यू हैव एनी डाउट? किसी को डाउट नहीं?
हेलो, अस्मिता, समझ आया क्या है आज, क्या पढ़ा आज? ओके, धर्मिष्ठा, दुष्यंत, यस सर। कोई डाउट नहीं? नो। हिमानी, हाँ सर। डाउट है? नहीं सर। समझ आ गया? हाँ सर। मिश्वा, किन्नरी, प्रिया, हाँ सर। समझ आया। समझ आया ना फर्स्ट लेक्चर? हाँ हाँ सर। ओके, झलक, हाँ सर। ओके, जकी, कोई डाउट नहीं? बिल्कुल नहीं सर। क्लियर हुआ क्या पढ़ने वाले हैं, पूरे सिलेबस में क्या आएगा, 1 by 1? यस सर। ओके, सो क्लोज करता हूँ मैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे से। ओके, थैंक यू थैंक सर, यू, बाय। ओके, ओके। बाय।